नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और जीएसटी एंड कस्टम लॉ की ये सेकंड चैप्टर से जुड़ी हुई सेकंड वीडियो रहेगी। हालांकि इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने काफी चीजों को जीएसटी से जुड़ी हुई डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले जाना जीएसटी का अपना मीनिंग क्या होता है, जीएसटी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम लोगों ने हासिल कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने समझा हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी। इस मुद्दे पर मैंने इत्मीनान से बहुत डिटेल में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा की थी। और इससे आगे हम लोगों ने देखा जीएसटी का इंटरनेशनल बैकग्राउंड क्या है, एग्जैक्टली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया, कब लागू किया गया था, कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो जीएसटी मॉड्यूल के ऊपर इंप्लीमेंट करती हैं। इस तरीके की चीजों पर हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हिंदुस्तान के अंदर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया था। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर को 8 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंटेशन हुआ था। तो जो ये 2017 की जर्नी से पहले का एग्जैक्टली क्या कुछ प्रोसेस रहा, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। जहां पर हम लोगों ने 1986 की जर्नी को देखा था, मेजरली हम लोगों ने बात की थी 1999 की। 1999 से लेकर के 2017 तक हम लोगों ने कंप्लीट जर्नी को डिकोड किया था। और इसके बीच में हम लोगों ने देखा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए जिनके थ्रू जीएसटी को लॉन्च किया गया था। हम लोगों ने देखा जीएसटी काउंसिल के ऊपर भी चर्चा की। हालांकि जीएसटी काउंसिल को हम लोग बड़े प्यार से आज की क्लास के अंदर बहुत डिटेल में जाकर के भी थोड़ा थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने अपनी पहली क्लास के अंदर चर्चा किया था, दैट इज द बेनिफिट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जीएसटी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आप सभी ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी, लर्न कर ली होगी और मेमोराइज कर ली होगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर को लेकर के। जीएसटी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया चलता है, इंडिया गवर्न होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि यहां पे जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी के लेवी का जो कॉन्सेप्ट है, लेवी की जो पावर है और जो कलेक्शन की जो पावर है ना, उसको हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड किया हुआ है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी मॉड्यूल फॉलो किया जाता है वो ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। यानी कि बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव अ पावर टू लेवी एंड द कलेक्शन ऑफ द जीएसटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। तो जीएसटी स्ट्रक्चर की जब जब आप लोग बात करेंगे ना, तो जीएसटी को लागू करने की और कलेक्शन करने की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है। ये डिपेंड करता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। समझ में आया? यहां तक आपको उम्मीद करता हूं एक क्लैरिटी मिला होगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया, हम लोगों ने चर्चा किया है सर, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर ड्यूअल टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है क्योंकि यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर होती है वो जीएसटी को लेवी कर सके अलोंग विद कलेक्शन का काम भी कर सके। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग प्लीज प्लीज अपने जहन में और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल आप सभी के दिमाग में आएगा, टोटल कितने तरीके के जीएसटी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल 4 तरीके के जीएसटी हैं जिनकी लेवी और कलेक्शन की जिम्मेदारी अगेन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सर वो 4 तरीके के जीएसटी क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 4 तरीके के जीएसटी
जीएसटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पहले तरीके का जीएसटी आपको हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है आपका एसजीएसटी, जिसको आप लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है आपका आईजीएसटी, जिसको आप लोग स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ यूटीजीएसटी, जिसको आप लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चार तरीके के टैक्सेस है हिंदुस्तान के अंदर जो चलते हैं, जिनको लेवी किया जाता है और जिनको कलेक्शन किया जाता है। और अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इन सब की जो लेवी और कलेक्शन की जिम्मेदारी है वो किस गवर्नमेंट के पास होती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। इन सब का भी डिवीजन किया हुआ है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट कौन से जीएसटी को लागू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से जीएसटी को लागू कर सकती है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? कमेंट में यस या नो करके जरूर बताइएगा कि ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो यहां तक मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ली। हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी का मॉड्यूल है वो कौन सा है? ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल है, जहां पर चार तरीके से आप लोगों ने जीएसटी को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसको आप लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। जो तीसरा होता है आईजीएसटी, जिसको आप लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, बहुत आसान टैक्स है, इसको आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। अब यहां पे आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर कब आपका सीजीएसटी लगेगा, कब आपका एसजीएसटी लगेगा, कब आपका आईजीएसटी लगेगा और कब आपका यूटीजीएसटी लगेगा। इस चीज का क्लैरिटी हमें होना बड़ा जरूरी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। अगर आप लोग डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो इनको रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि सर आपका आईजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा और आपका एसजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा। अब यहां पे दो तरीके के, जैसे एक फिक्स रेट आप लोग ले लीजिए। एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लीजिए आपका 18% का जीएसटी रेट है। क्लियर है? अगर आप लोग जीएसटी रेट की बात करते हैं, अगर आपने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, तो मैंने क्या कहा, आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, 18% का जीएसटी रेट रहेगा। क्लियर? अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की बात करते हैं तो दो तरीके की सप्लाई होती है। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, एक आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा सर, देयर आर टू टाइप ऑफ द सप्लाई। आप लोग सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई कितने तरीके की है? दो तरीके की है। एक आपकी क्या होती है, इंट्रा स्टेट होती है, तो आपको याद रखना है इसको क्या कहते हो आप लोग, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हो। एक आपकी दूसरी कौन सी हो जाती है, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है। ठीक है, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। इंटर स्टेट के अलावा आप ये भी कह सकते हैं यहां पे सर हम लोग इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई को भी यहां पे इंक्लूड करके चल सकते हैं। अब छोटा सा मीनिंग है जिसको आपको समझना है, ये जो आपका इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब भी आप लोग इंट्रा स्टेट की बात करते हैं ना, तो आप लोग ये कहते हैं सर इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सेम स्टेट में हमारा सप्लाई हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज की आप लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट स्टेट के अंदर जाता है, स्टेट लिख देता हूं, या तो आप लोग कह दीजिए डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर जाता है, तो वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, जैसे हरियाणा में कोई माल मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी सेलिंग भी हरियाणा में ही हो गई, यानी कि सेम स्टेट में माल तैयार हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ और वो सेम स्टेट में ही बिक गया, उसकी सेलिंग सेम स्टेट में हुई, तो इसको बोलोगे आप लोग इंट्रा स्टेट। क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर हरियाणा से माल बन के पंजाब चला गया, राजस्थान चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तो उस केस में हम लोग कहेंगे सर ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा। क्लियर? तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा ना, आप लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, किताब में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे आपको केवल
केवल क्या दिखेगा, इंटरस्टेट दिखेगा। तो यहां पे याद रखिएगा, जब भी आप लोग सर इंटरस्टेट सप्लाई की बात करेंगे ना, तो टोटल जीएसटी केवल और केवल कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे 18% पूरा का पूरा कहां पे चला जाएगा, आईजीएसटी में चला जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पास चला जाएगा। और इसको कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। समझ में आया? यानी कि अगर आपने एक स्टेट में माल तैयार करके, मैन्युफैक्चर करके, गुड्स या सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसकी सेलिंग, उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कोई और स्टेट है, तो आप लोगों को याद रखना है उसके ऊपर जो आपका परसेंटेज डिसाइड किया गया है उसका आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरस्टेट की बात करते हैं, इंट्रास्टेट की बात करते हैं, सॉरी, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, इंट्रास्टेट की बात करते हैं, तो इंट्रास्टेट के अंदर डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपका सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। जैसे आपने क्या किया है, आपने एक बहुत बेसिक सा नियम बना लिया है इंट्रास्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा से हरियाणा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका इंट्रास्टेट हो गया। तो यहां पे क्या होगा सर, आपका जो जीएसटी लगेगा ना, वो आपके दो तरीके के जीएसटी लगेंगे। एक तो आपका स्टेट जीएसटी लगेगा, यानी आप लोग क्या कह सकते हो, एसजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या बोला मैंने, आपका क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। अलोंग विद आपका जो सीजीएसटी है वो भी लगने वाला है, अगर ये आपकी स्टेट के अंदर हरकत होती है। और अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी के अंदर पहुंच जाते हो, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, अलोंग विद वहां पे आपका यूटीजीएसटी लग जाएगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई है। अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी लगेगा, पूरा का पूरा यहां पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेम स्टेट के अंदर, या फिर आप लोग क्या कह देंगे, अगर आप सेम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो उस केस में चीजें बदल जाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, सेम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या होएगा, यूनियन टेरिटरी के अंदर बिल्कुल सिंपल है, आपका जो 50% है, यानी कि 18 का 9% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और जो आपका 9% टैक्स है वो किसके पास चला जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी वाले जीएसटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है? ऐसे अगर आप लोग स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट के अंदर भी क्या रहेगा, आपका 50% टैक्स, 8% कहां पे चला जाएगा, एसजीएसटी के अंदर चला जाएगा, और 8% कहां पे चला जाएगा, सीजीएसटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है? अगर आप कहते हो इंट्रा स्टेट की बात करते हो या इंट्रा यूनियन टेरिटरी की बात करते हो, तो वहां पे सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा अगर स्टेट की बात करते हो तो एसजीएसटी लग जाएगा। अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हो तो आपका क्या लग जाएगा, आपका स्पेसिफिकली यूटीजीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक मैंने आपको बात की है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं। मैंने कहा कि आपका जो टैक्स रेट है वो 10% है, जीएसटी कितना लगेगा, 10% लगेगा। और हमारा जो मैन्युफैक्चर हुआ है ना गुड्स, वो कहां पे हुआ है, लेट अस से मैंने क्या कहा, वो आपका हरियाणा में हुआ है। ठीक है? और ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में हुआ है, इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है। और हरियाणा के लेटर से मैंने किसकी बात की है, रेवाड़ी की बात कर ली है। और रेवाड़ी से माल कहां पे चला गया, मान लीजिए आप लोग किसका एग्जांपल ले लीजिए, महेंद्रगढ़ का एग्जांपल ले लीजिए। अब ये दोनों ही चीजें है ना, ये हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती है। सेम स्टेट के अंदर माल तैयार हुआ और सेम स्टेट के अंदर अगर आपने बेच दिया, तो यहां पे जीएसटी को कैसे डिवाइड करेंगे सर, बेसिक तरीके से डिवाइड कर देंगे। आपका एक तो लग जाएगा आपका एसजीएसटी, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक लग जाएगा एसजीएसटी, एक लग जाएगा सीजीएसटी, और दोनों का परसेंटेज कितना रहेगा, 5 और 5, क्योंकि 50-50% रहता है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे 5% प्लस में आप लोग क्या कहेंगे 5% आपका जीएसटी लग जाएगा। वही अगर आप लोगों ने दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई गुड्स रेडी हुआ है और यूनियन टेरिटरी के अंदर ही उसको बेच दिया गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका यूटी जीएसटी लगेगा 50%, यानी कि 5% इसके हिस्से आ जाएगा, प्लस में आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे सर सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये यहाँ पे कितना लग जाएगा 5% लग जाएगा। ठीक है? और अगर हरियाणा से राजस्थान माल चला गया तो केवल एक ही तरीके का जीएसटी लगेगा, जिसको आप लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, जो होता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और पूरा का पूरा ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। हालांकि बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये जो आपका गुड्स है ना, ये डेस्टिनेशन जो आपका एक तरीके से जो आपका कंज्यूमर है, जिस प्लेस पे
आपका सेल हुआ है ना, उस डेस्टिनेशन के बिहा पे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो सारी चीजें बैक एंड पे रहेंगी। फ्रंट एंड पे आपको केवल इतनी ही चीजों का ख्याल अपने जहन में रखना है। समझ में आया? अगर आप लोग विद इन द यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 50% हो जाएगा यूटीजीएसटी और आपका सीजीएसटी। अगर आप लोग विद इन द सेम स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका लगेगा एसजीएसटी और आपका सीजीएसटी लगेगा। और अगर आप लोग डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। सिंपल, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें मैंने यहां पे भी लिखी हुई हैं। सर आपका सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, उसके बाद आपका आईजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा। इसको इस तरीके से आप लोग फ्रेम भी कर सकते हैं और अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं। जो बातें मैंने यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको समझाई है ना, वो सेम बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लिखी हुई है जो बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना, इस पेज के ऊपर ये वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपको एक क्लैरिटी मिला होगा जीएसटी का एग्जैक्टली जो आपका लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था सर, जीएसटी की जब भी आप लोग चर्चा करते हैं ना, तो आपने सर बताया जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग कह सकते हैं हमारा 1/7/2017 को जीएसटी लागू किया गया, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अप्रोक्सीमेट करीब करीब 140 से 150 करोड़ की आबादी है, जहां पर अलग अलग स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करती है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर ये जीएसटी को यूनिफॉर्मिटी के साथ एस्टेब्लिश्ड करना एक बड़ा टास्क था। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है। जीएसटी जब लागू किया गया, इसके बाद ये बड़ा जरूरी हो गया था कि जीएसटी यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो, प्लस में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन के साथ लागू हो। समझ में आए? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, और दूसरा मैंने बताया कोऑर्डिनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डेवलप किया, जिसको किसका नाम दिया गया, जीएसटी काउंसिल का नाम दिया गया। और याद रखिएगा 279A मैंने बताया आर्टिकल पहले कौन सा एग्जिस्ट करता था, आपका 279 एग्जिस्ट करता था। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसको किस नाम से जाना गया, 279A। ये वो आपका आर्टिकल है जिसके अंदर एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन किया गया था, जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन दी गई थी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था इस तरीके से कि वो इस चीज को मेंटेन कर सके कि पूरी इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी यूनिफॉर्मिटी के साथ कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। समझ में आया? तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे इसका क्या मीनिंग रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो अपने आप में ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम केवल यूनिफॉर्मिटी एंड द कोऑर्डिनेशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अक्रॉस द इंडिया रहने वाला है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ रहे, अलोंग विद कोऑर्डिनेशन फॉर्म में रहे। ये किसकी जिम्मेदारी है, इंश्योर करने की जिम्मेदारी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम लोग जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। और जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्रूशियल रोल प्ले करती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जीएसटी काउंसिल क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, अंडर द जीएसटी रेजीम एंड द रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या समझा, इससे पहले तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी समझा दिया। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। जीएसटी किस तरीके से काम करता है, इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स क्या समझा, इसके अलावा हम लोगों ने समझा जीएसटी काउंसिल का क्या अपना मीनिंग होता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को समझने के बाद अब हमें यह देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे। अभी अभी मैंने बताया, जब आप लोग 101वें अमेंडमेंट की बात करते, याद है किसी को, मैंने बताया था 101 जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर, याद आया? तो वो वाला सेम केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, इंसर्टेड बाय द 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये भी मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना 2016 के अंदर, उसके थ्रू आर्टिकल 279A में ये आपको इंसर्ट किया गया था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, याद रखिएगा, इंडिया का जो राष्ट्रपति है, इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। क्लियर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखिएगा कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल। ये भी काफी अहम जानकारी है, इसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो क्या बातें आपको याद रखनी है? जीएसटी काउंसिल के अंदर मेन मेंबर कौन है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चेयरपर्सन की अगर आप लोग बात करते हैं तो यूनियन फिनांस मिनिस्टर कौन है, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। इसके बाद अगर आप लोग वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चूज फ्रॉम अमंग द स्टेट फिनांस मिनिस्टर, यानी कि जितने भी स्टेट फिनांस मिनिस्टर हैं उनके अंदर से एक फिनांस मिनिस्टर को चूज किया जाता है एज ए वाइस चेयरपर्सन। किसका? आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेंबर्स की बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ फिनांस और रेवेन्यू, ये आपको याद रखना है। एंड फिनांस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है ना, जितने भी स्टेट के फिनांस मिनिस्टर है वो सभी इसके क्या होते हैं, एक तरीके से मेंबर होते हैं। काफी अहम बात बता रहा हूं। और हर एक स्टेट के पास एक वोट रहता है, याद रखिएगा। व्हाइल द सेंटर हैज 1/3 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। क्लियर है? जो आपका एग्जैक्टली जो सेंटर लेवल पे आपका 1/3 होता है टोटल वोटिंग का, और 1 वोट किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है। और वोटिंग से सवाल पूछ लिया जाता है तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, वोटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है। डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 3/4, ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे वोटिंग कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। अब ये अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 हिस्से 4 में से 25 या 75, अप्रोक्सीमेट आप लोग ये मान के चले करीब करीब कितना वोटिंग होना चाहिए, 75% होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है ना, मिनिमम। 3/4 का तो मतलब यही होता है 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे, 75%। माने मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स कितने हिस्से में जाएगा, 75% में जाएगा ना, तब जाके वोटिंग राइट वो एक्सेप्ट किया जाएगा। उसी के हिसाब से क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ना तो सेंटर के पास इस तरीके की पावर है, ना ही स्टेट के पास इस तरीके की पावर है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सके। अगर आप डिसीजन मेकिंग कराना चाहते हैं तो वहां पर याद रखिएगा सेंटर का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, और आप लोग क्या कहेंगे, आपके स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। अगर आप लोग देखते हैं 1/3 का मतलब क्या हो गया, आप लोग 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट 33.3% का ये आपका राइट रहेगा। 33% के आसपास सेंटर के पास पावर होती है, और 2/3 का मतलब क्या होता है, 33 दूनी 66, आप लोग क्या कहेंगे, 66.66% के आसपास पावर आपकी किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है। यानी कि अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो 66% हो गया, अगर आप लोग सेंटर की बात करते हैं तो 33% हो गया। अब याद रखिएगा इंडिविजुअल लेवल पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक के हिस्से पे आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजन में क्या चाहिए, डिसीजन में 3/4 चाहिए। 3/4 का मतलब क्या चाहिए, आपको 75% चाहिए, और 75% केवल और केवल एक तरीके से पॉसिबल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। समझ में आया? तो जीएसटी काउंसिल के अंदर वोटिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। समझ में आया? अब इसके अलावा देखिए जीएसटी काउंसिल की अपने इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है, और जीएसटी काउंसिल की पावर क्या होती है, ये एक बार देख लीजिए। देखिए, टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी, माने इस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करेगा, कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी आने के बाद हटा दिए गए। एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसके बाद आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तमाम चीजें के जो भी टैक्सेस है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जैसे वैट हो गया, ये सब टैक्सेस हटाए गए। इन सब की इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, जीएसटी काउंसिल की रहती है। जीएसटी रेट्स क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग फ्लो रेट्स एंड द रेट बैंड क्या रहेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड होता है। एग्जम्पशन किसको देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखनी है, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। मॉड्यूल जीएसटी लॉ क्या रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ द लेवी एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई रूल, ये सब कौन बनाता है, जीएसटी काउंसिल बनाता है। एंड द स्पेशल रेट फॉर द डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, यानी कि डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज के अंदर स्पेशल रेट
रेट को भी डिसाइड करने का काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। एंड द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द रेवेन्यू लॉस, अगर किसी भी स्टेट के पास रेवेन्यू लॉस हो जाता है तो उस केस में उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। एंड डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी एंड इट्स अमेंडमेंट करना है या डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो तमाम चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, किसके हाथ में होती है, कहां पे डिसाइड होती है, ये जीएसटी काउंसिल के हिसाब इससे आती है। इनकी जीएसटी काउंसिल जो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ में आया? तो यहां तक जीएसटी काउंसिल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें आपको क्लियरली अंडरस्टैंड रही होंगी। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंदर केवल 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो जीएसटीएन पढ़ेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है? आप लोगों ने पढ़ा सर ये जीएसटी है, इसके आगे आप लोग क्या लगा देंगे? जीएसटीएन, माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से आप लोग जानते हो। इसके अलावा हम लोग स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म को भी समझने वाले हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी को देख लिया है, ओके, ये क्लियर हो गया सर। हमने फिर इसके बाद देखा है स्टेट जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब होता है, जीएसटी काउंसिल के कौन कौन से प्रोविजन है, कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैसे होता है, वोटिंग स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया, फंक्शन एंड द पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल को हम लोगों ने समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द जीएसटीएन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आगे क्या है? नेटवर्क। अब ध्यान रखिएगा जितना भी आपका जीएसटी फाइल किया जाता है, जैसे जीएसटी भरना है, या आप एक ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आपका टैक्स पेयर पर्सन है, जीएसटी पेयर पर्सन है, और जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज है, उन दोनों के बीच में जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है ना, उसको क्या कहते हो आप लोग? उसको कहते हो जीएसटीएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये नेटवर्क की तरह ही बिहेव करता है। ये आपकी टैक्स अथॉरिटीज है, ये आपका जीएसटी पेयर है। इन दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं ना, वो सब क्या होता है? वो होता है आपका जीएसटीएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। क्लियर है? ये आपको थोड़ा समझना है। यानी कि जो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आप लोग जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम देखते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो आपका आईटीएन होता है, सॉरी जीएसटीएन होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क होता है। याद रखिएगा ये एक ऐसी अथॉरिटी है, ये एक ऐसी बॉडी है जो ना तो प्रॉफिट के मोटिव से बनाई गई है और ना ही ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जीएसटीएन अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट और आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 8 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या याद रखना है सर? हमें याद रखना है सेक्शन 8। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सेक्शन 8 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सर? आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? बेसिक बात है। तो जीएसटीएन अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द सेक्शन 8। ये आपको थोड़ा याद रखना है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ पे देखिएगा, इट इज एस्टैब्लिश्ड टू द डेवलप। देखिए क्या लिखा हुआ, डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एंड द मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने बोला था आईटी स्ट्रक्चर बोला था ना, तो उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर required to implementation of the GST। implementation of GST के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी सेक्टर में चाहिए ना, वो सब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? जीएसटीएन का होता है। समझ में आया? यानी कि जो आप वेबसाइट देखते हैं, जहां पर आप लोग जीएसटी पे करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप लोग करते हैं, वो सब जो आपका इंटरनेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कंपनी क्या कहलाती है? वो आपकी जीएसटी कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिए। देखिए, सिंगल इंटरफेस जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए प्रोवाइड करना। एक इंटरफेस है जहां पर आप लोग सभी जीएसटी कंप्लायंसेस को एक तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी एंड द एफिशिएंसी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, माने एक ही जगह पे सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हो, इस चीज को इंश्योर करने का काम भी जीएसटी का होता है। एंड टू इनेबल सेमलेस फ्लो ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का सेमलेस फ्लो रहे, इस चीज को भी इंश्योर करने का काम जीएसटीएन का होता है। एंड आगे देखिए, टू रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि आदमी की जो
इंटरफेस है ना उसको रिड्यूस करने का काम, एंड द प्रोमिनेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस माने बिजनेस करने में आसानी प्रोवाइड करने के लिए। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव है? जीएसटीएन के ऑब्जेक्टिव है। और बहुत बेसिक बातें हैं, इतना हर एक व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स अपना लिख सकता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। काफी अहम जानकारी क्या है? काफी अहम जानकारी है ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटीएन। जीएसटीएन के अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? तो किस तरीके से? देखिए यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ना तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक्स है। समझ में आया? जीएसटीएन के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो आपकी नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अर्लियर पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर माइनॉरिटी स्टेक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर एट प्रेजेंट की बात करते हो तो जीएसटीएन फंक्शन करता है एज ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी, क्योंकि हमें सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है और पॉलिसी अलाइनमेंट को ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विसेज जो आप लोग टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके अंदर ओनरशिप किस किस की है, ये काफी अहम बात है। इसको आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है और याद रखना है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें क्या है? कुछ बेसिक बातें हैं। फंक्शन ऑफ जीएसटीएन क्या रहेगा, यानी कि जीएसटीएन का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कोई भी टैक्स पेयर तो कर सकता है। वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, वो कोई भी पेमेंट कर सकता है, वो आईटीसी के लिए मैच या रिकॉन्सिलेशन करवा सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है डेटा टू टैक्स अथॉरिटी फॉर एडिट एंड द एनफोर्समेंट। ये तमाम बातें हैं, यानी कि जो जो ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं उनका बेनिफिट आप लोग जो जीएसटीएन के थ्रू उठा सकते हैं। अगर आप लोग रोल एंड कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो कुछ बेसिक और बुनियादी बातें एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी बातें वही है, रिपीट हो रही है, बस उनका पूछने का अंदाज और तरीका थोड़ा बदल जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, फास्ट फास्ट कंक्लूड करूंगा ताकि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके। देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर जितना जल्दी होगा फिर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए स्टेट कंपनसेशन का क्या मतलब है? जब जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके के टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे। एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, और भी फलाने फलाने तरीके के टैक्स एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जो एक स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता था वो अफेक्ट हुआ है। जीएसटी आते ही तो इतने अच्छे से इंप्लीमेंट थोड़ी ना होगा ना, यानी कि वो जो रेवेन्यू का रिसोर्स था ना वो हिल गया। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो तरीके थे वो क्या हो गए, हिल गए, कहीं ना कहीं वहां पे लॉस हो गया। तो इस लॉस को फुलफिल करने के लिए, कंपनसिएट करने के लिए, स्टेट को कंपनसिएट करने के लिए हम जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस फॉर प्रोटेक्टिंग रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। समझ में आया? ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम टू द जीएसटी रेजिम, जब हम लोग इनडायरेक्ट यानी कि प्री जीएसटी एरा से और जीएसटी में आए, यानी कि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उस टाइम पे रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है स्टेट के जिनको खत्म कर दिया, हटा दिया। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू लॉस, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी थी। इस केस में हमने इनिशियल ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है सेक्शन 18 के अंदर इसका डिस्कशन हुआ था और ये 101 अमेंडमेंट जो 2016 के अंदर आया था ना, उसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कंपनसेशन कितने टाइम के लिए डिसाइड हुआ था, 5 साल के लिए डिसाइड हुआ था। और अगर आप लोग इसका पीरियड देखें तो 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2022 तक रखा गया। लेकिन यह भी याद रखना है इस टाइम पीरियड के दरमियान कोविड आ गया था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई और जिसकी वजह से इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया था। यह आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये हालांकि इसका डिस्कशन आपकी किताब में नहीं है, फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं सर बेस ईयर
ऑफ कंपनसेशन की, तो आप लोग क्या कहेंगे 2015-16 को बेस ईयर माना जाता है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है यानी कि सीएजीआर है वो कितना रखा गया है 14%। अगर 14% से नीचे जाता है तो उस स्टेट को कंपनसेट किया जाएगा। इस बात को अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंपनसेशन? सर आपको प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के अंदर से एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू माइनस करना है। समझ में आया? अगर ये कंपनी अगर इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना उस अमाउंट को क्या कर देंगे कंपनसेशन कर देंगे। ठीक है, बेसिक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपनसेशन है ये कंपनसेशन कहां से दिया जाता है? सर ये कंपनसेशन सेस से दिया जाता है। कंपनसेशन सेस एक इस तरीके का अमाउंट होता है जो ओवर द जीएसटी लिया जाता है। माने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही लगता है लेकिन उनके अलावा कंपनसेशन सेस भी लगता है और वो अमाउंट से हम लोग स्टेट को कंपनसेट करते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे ये जो कंपनसेशन है स्पेसिफाइड लग्जरी एंड असाइन गुड्स के ऊपर लगता है। जैसे तंबाकू की बात कर लीजिए, तंबाकू प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, पान मसाला की बात कर लीजिए, कोल की बात कर लीजिए, एरिएटेड ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, मोटर व्हीकल की बात कर लीजिए। ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है कंपनसेशन टैक्स सेस देखने को मिलता है। और ये जो कंपनसेशन सेस है इसकी पेमेंट यानी कि पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन सेस की बात करते हैं। कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड एंड द री रिलीज्ड बाई मंथली। ध्यान रखिएगा इसको री रिलीज किया जाता है बाई मंथली पेड फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? जहां से इसको पे किया जाता है जीएसटी कंपनसेशन फंड। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक बात है, कोई यहां पे आपको इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आज की क्लास के अंदर, जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझा, जहां पे हम लोगों ने देखा एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी को किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा की। जीएसटी काउंसिल को पढ़ा, जीएसटी काउंसिल के बाद जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को हम लोगों ने समझा और फाइनली थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने आपके स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी को समझा। उम्मीद करता हूं ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, चीजों की क्लैरिटी आपको मिली होगी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस चैप्टर को लेकर के। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जब तक के लिए मैं तब से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।